ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉक्सीज है जो इराक, इसराइल के, सीरिया के अंदर भी है और इराक के भी अंदर है, जो कि लड़ती है ईरान के बिहाफ पर, किससे? इसराइल से। और ईरान के बिहाफ पर किससे लड़ती है? सऊदी अरब से। और यूएस इंटरेस्ट को भी हर्ट करती है मिडिल ईस्टर्न क्या कहते हैं केसेस में। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पूरे रीजन को देखोगे ना, अगर हम रीजनल बात करें, इस चीज को ना अगर हम सेपरेट नहीं दे सकते कि पाकिस्तान और जो ये मिसाइल क्राइसिस हो है, बेसिकली मिसाइल क्राइसिस है ना, ये जो मिसाइल के अटैक हुए ना, इसको आप सेपरेटली नहीं देख सकते, इसको आपने देखना पड़ेगा रीजनली कि पूरे रीजन में क्या हो रहा है। ये कैमरा थोड़ा और पीछे। अच्छा, अब आप देखें पूरे रीजन रीजन हिसाब से देखें तो रीजन में इस वक्त क्या हो रहा है। यहां पर मैंने ना एक वो बनाया हुआ है चार्ट। कौन है? रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। पहले आप ये देख लें कि इस चीज को ना हमने पूरे रीजन के हिसाब से देखना है, आपको नजर आ रहा हो। अब इस वक्त इसराइल में क्या हो रहा है? सबसे पहले इसराइल और पैलेस्टाइन में जंग चल रही है। इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली सीरिया के अंदर आपका ईरान जो है वो उसने हमले किए। उसके बाद ईरान के आपके इराक के अंदर उसने हमले किए, ईरान ने हमले किए। हौथीस जो है, हौथीस एंड अमेरिकन वॉर चल रही है, यूएस जो है वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये सारे के सारे सीनियरों में आपने इस चीज को देखना है कि कैसे ये रिलेवेंट है पूरे रीजन के साथ। अब ईरान जो जो हमले कर रहा है ना, उसने कर्दिश जो इलाका है इराक का, क्या कहते हैं, कर्दिश, तो उस पर उसने जाकर क्या किया? हमला किया। और उसने क्या कहा? क्या ये जो मिसाइल अटैक किया ना उसने इराक के ऊपर, तो उसने क्या कहा? वो कर्दिश टेरिटरी है पूरी, कुर्दिस्तान जिसको कहते हैं। ठीक है। उधर जब उसने हमला किया तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जी मैं किसको टारगेट कर रहा हूं? टेररिस्ट को। ठीक है। सिमिलरली जब उसने सीरिया के अंदर हमला किया तो उसने क्या कहा कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूं? टेररिस्ट को। एंड सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के लिए भी उसने क्या कहा कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूं? टेररिस्ट को। ठीक है। लेकिन वो मतलब इसराइल और हमास वॉर की वजह से इस तरह कर रहे हैं ना। हाँ बोलो। लेकिन सर मतलब हमारा तो डायरेक्टली कोई लिंक भी नहीं है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, आगे आ रहे हो कि हमारा लिंक कैसे बन रहा है। ठीक है। अब इस चीज को ना एक और पहलू देख लें आप कि जब ये अटैक हुए, जब ये अटैक हुए तो यहां पर दो चीजें बड़ी अहम। एक तो पाकिस्तान ईरान ज्वाइंट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, उस वक्त भी जब हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर है। ठीक है। वहां से ज्यादातर ऑयल गुजरता है पूरा। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में पाकिस्तान की नेवी और ईरानियन नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रहे थे। ठीक है। और दूसरा आपने देखना है कि एक हाई लेवल ईरानियन डेलीगेशन जो था वो इस्लामाबाद में आया हुआ था ट्रेड टॉक्स करने वाले। तो ऐसे टाइम पर हमले करने का आखिर मकसद क्या था? तो क्या ईरान जो है वो ये रीजन को दिखा रहा था कि जी मैं कैपेबल इनफ हूं इस पूरे रीजन पर कहीं पर भी स्ट्राइक करने के लिए? तो उसमें एक पावरफुल कंट्री आता है, एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री आता है, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर सकता हूं अगर मुझे चाहा तो। और इसकी मैनिफेस्टेशन देखो कि जब ये हमला हुआ ना तो एक एक सॉफ्टवेयर टोन नहीं थी ईरान की। अगर आप उनका जो ऑफिशियल बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि जी हम जहां भी चाहेंगे, जो भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा या जो भी हमारे मुल्क में आकर टेररिज्म फैलाएगा, हम उनको कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। पहला बयान उनका यह है। मतलब उनकी एपोलोजेटिक किस्म की वो नहीं थी, वॉइस या टोन नहीं थी। उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया पूरे रीजन को, इंक्लूडिंग अस, पाकिस्तान को, कि जी हमने क्या करना है, हम अगर चाहें तो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ठीक है।
अब अगर हम थोड़ा सा इसका ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये रीजनली कैसे हो रहा है, अगर हम पाकिस्तान और ईरान की रिलेशंस को देखें, एक हिस्ट्री का कर्सरी लुक देखें, तो क्या पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस अच्छे नहीं रहे? हमेशा अच्छे ही रहे हैं। कुछ चीजों को छोड़कर पाकिस्तान और ईरान की जो रिलेशंस की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन हमेशा ही अच्छे रहे हैं। इसकी मैनिफेस्टेशन देख लो कि ईरान पहला वो कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया था पाकिस्तान का, पहला मतलब वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को। आपके अफगानिस्तान ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। आपके जो रीजन के कंट्रीज थे उसमें से पहला था एक ईरान, फिर था बाद में फिर चाइना जैसे ही उसने कर ली, इंडिपेंडेंस हासिल कर ली 48 में, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये पहले कंट्रीज में से जिन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया। और पाकिस्तान ने इन एक्सचेंज जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन आया और खामनेई साहब की हुकूमत आई वहां पर, ईरानियन रिवॉल्यूशन और फिर खामनेई साहब की हुकूमत आ गई, तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने ईरानियन गवर्नमेंट को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। और वहां पर थियोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो उस थियोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो एक अगर हम देखें तो उनकी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के तरफ वो बहुत अच्छी है। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप देखो ईरान ने 65 और 71 की वॉर्स हुई, जब पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यूएस कि वो यूएस आएगा और हमें क्या देगा, मदद फराम करेगा इंडिया के खिलाफ, तभी हमने सीटो सेंटो वगैरह ज्वाइन किए थे। ठीक है, पर एक कंट्री था जिसने हमारी मदद की, वो था ईरान, 65 की जंग में भी और 1971 की जंग में भी। कैसे मदद की? आपके जो पायलट्स थे, आपके जो एरोप्लेन्स थे, वो फ्यूल सारा का सारा ईरान से लेते थे। जब आपके फ्यूल की रिफ्यूलिंग की जरूरत होती थी तो पाकिस्तान में जंग चल रही है तो वो सीधा ईरानियन बेसिस पर उतरते थे और वो वहां उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते थे और वो उनको फ्यूल्स वगैरह भी देते थे। तो ईरान और पाकिस्तान की इस सिचुएशन में भी अच्छे ताल्लुकात है। और फिर अगर हम आगे देखें तो जब ईरान और इराक वॉर हुई, तो पाकिस्तान डिडंट सपोर्ट इराक, पाकिस्तान सपोर्टेड ईरान। पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट दी? ईरान को सपोर्ट दी गई। हमारी जो सिंपैथीज है, जो हमारा वो है, वो किसके साथ है? ईरान के साथ है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स के बात करें तो बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के अंदर एक $10 बिलियन का क्या है, पोटेंशियल है ट्रेड का सालाना। तो यहां पर भी ये जो मैंने अभी आपको बताया, डेलीगेशन इस वक्त भी इस्लामाबाद में है। वो क्यों है? क्योंकि वी आर डिस्कसिंग ट्रेड। और मैं आपको आगे बताऊंगा सीपेक के अंदर कि कैसे ईरान जो है वो सीपेक के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हमने उधर आकर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और कैसे हमने सीपेक और चाहपार पोर्ट को आपस में मिलाना है एज सिस्टरली पोर्ट्स। तो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस तो बहुत अच्छे थे। ऐसा क्या हुआ कि जी मसाइल हो गए? अगर हम और देखें तो मनपसीन बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट प्लेस को आप अगर देखो, मनपसीन मार्केट सस्टेनेंस मार्केट प्लेस। अब आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और स्मगलिंग के इश्यूज हमेशा रहे हैं। हमारा जो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस आई है ना, वो हमेशा रही है दो चीजों में, एक टेररिज्म बलोचिस्तान के प्रोविंस में, दूसरी स्मगलिंग जो ईरानियन ऑयल वगैरह इधर स्मगल होता है। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर हमारी मसाइल रहे। उनको ठीक करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जो कि मार्केट्स बना रहे थे बॉर्डर्स के ऊपर, कि हम स्मगलिंग को क्या करें, चैनलाइज करें, जो स्मगलिंग है उसको फिर ट्रेड में तब्दील कर दें। उसके लिए 6 ऐसे मार्केट प्लेसेस बनाने वाले थे कि जी हम ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या करेंगे, 6 ऐसे मार्केट प्लेसेस बनाएंगे जहां पर ट्रेड होगा। उसमें से एक था ये मंदपशीन बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट प्लेस, ये 2022 में हुआ है। तो हमारे जो ताल्लुकात थे वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। सिमिलरली क्लोज रिलीजियस एफिनिटी है। आपको पता है कि पाकिस्तान की एक कसीर तादाद जो है वो वहां पर पिलग्रिमेज के लिए जाती है, जो शिया हजरात है हमारे। तो हमारे किलो अच्छा, शिया को भी छोड़ो, सुन्नियों के इमाम हुसैन, उनकी जो वो है तुर्बत है वो उधर बनी हुई है। तो हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस बनता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो हमारी रिलीजियस एफिनिटीज भी है, ब्रदरहुड भी है। तो इन सारे सिचुएशन में ऐसा हुआ क्या कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया? ठीक है, तो अब यहां से हम मैनिफेस्टेशंस देखते हैं कि पहला जो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस आई, पहली जो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस आई वो आई जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अ बिग स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। ये देख लें। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाता हूं कि यह है बलोचिस्तान का इलाका,
जो कि पाकिस्तान के तरफ भी है और उधर सिस्तान बलोचिस्तान उधर ईरान की तरफ भी। ये जो बॉर्डर है आपको नजर आ रहा है येलो के अंदर, यहां पर एक्चुअली क्या होता है, मसला होता है पाकिस्तान का और ईरान का इस बॉर्डर के ऊपर। हम कहते हैं कि जी वो जो सरावान एंड सिस्तान वाला बलोचिस्तान है ईरान वाला, वहां पर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है वो वहां पर अपना सेफ हेवन बनाए बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं जो अब वाला बलोचिस्तान है उधर जैश अदल जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना क्या कहते हैं टेररिस्ट बेस बनाकर बैठे हुए हैं। तो यहां पर एक्चुअली होता है मसला। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री को देख लें, अब अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो ये कहां से शुरू हुआ। अगर यहां पर एक जुंदुल्लाह, जिसने बाद में अपना नाम चेंज करके जैशुल असद अदल रखा, क्या नाम था पहले उसका? जुंदुल्लाह। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जुंदुल्लाह, लिख रहे हैं जुंदुल्लाह। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 में, ये एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो लीडर है ना, जिसका लीडर ईरान ने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, उसको उधर फांसी दे दी 2010 के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा कि जी हम अब ईरान से क्या लेंगे, बदला लेंगे और जस्टिस लेंगे। तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा, जैशुल अदल, द आर्मी ऑफ जस्टिस, द आर्मी ऑफ जस्टिस। तो जब उन्होंने रखा, अब ये रिवेंज सिस्टम है तो वो रिवेंज ले रहे हैं ईरान से, ठीक है। अब हुआ क्या, टेंशन जो है वो एस्केलेट हुए 2017 के अंदर, जब जैशुल अदल के मेंबर्स जो है 10 ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स को उन्होंने मार दिया। ईरान के 10 गार्ड्स जो थे बॉर्डर के बीच, जो पाकिस्तान की तरफ थे, उनके ऊपर हमला किया और भाग गए वहां से। तो ईरान ने ब्लेम किया पाकिस्तान को कि जी आप जो है वो हमारे ऊपर हमले करवा रहे हो, टेंशन बड़े हमारे। उसके बाद 2022 के अंदर पाकिस्तानी जो बलोच इंसर्जेंट्स थे वो आए, उन्होंने आकर इस्लामाबाद के अंदर आए और अटैक किया चेक पॉइंट ऑफ केच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस में, और 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया। और वो कहां से आए, वो ईरान से आए। तो फिर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया ईरान के खिलाफ कि जी आपका जो बॉर्डर्स है उनको पोरस बॉर्डर है और आप वहां से लेकर यहां तक आपके जो है क्या नाम है इनके मिलिटेंट्स आते हैं और हमारे ऊपर हमला करके चले जाते हैं, आप अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को एनहांस करो। उसके बाद आप सबको पता है कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव कहां से मिला था, वो भी ईरान से मिला था, और वो भी कहां पर उसने डेरे जमाए हुए थे, इस जगह पर सिस्तान के अंदर। और वो इधर सिस्तान में बैठकर बेसिकली कर क्या रहा था, वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एंड बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब कुलभूषण यादव सिग्निफाइड वो इंडिया, तो बेसिकली इंडिया सिस्तान में बैठा हुआ है और वहां से वो टेररिज्म फैला रहा है, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और ईरान इज डूइंग नथिंग, और ईरान कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है जो हमारा स्ट्रेटेजिक एनिमी है और आप उनको अपने प्रोविंस में बिठाकर रखोगे, ठीक है, तो हमारे और उनके रिलेशंस खराब नहीं होंगे। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसने बहुत सारे मसाइल क्रिएट किए पाकिस्तान के और क्या कहते हैं ईरान के बीच में। अब एक और चीज हुई, मैं पहले ये आपको समझाना चाहता हूं, फिर हम चलते हैं कि वाई ईरान अटैक पाकिस्तान। ये वाली चीज थी चाइना ईरान पाकिस्तान, चाइना ईरान पाकिस्तान ट्राइलेटरल काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी कंसल्टेशन। ये एक पहली बार चाइना ने, ईरान ने और पाकिस्तान ने मिलकर एक ट्राइलेटर सिक्योरिटी फोरम बनाया कि जी हमारी जो टेररिज्म है हम तीनों के लिए क्या है, खराब है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो चाइना के ऊपर जिंगजांग प्रोविंस में क्या कर रही है, हमले कर रही है, ETIM कहते हैं उसको, और उसका नाम क्या है, ETIM। वो हमले कर रही है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। उसके बाद ईरान के ऊपर जैशुल असद जैसी और पाकिस्तान के लिए सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स हैं, BLF एंड TTP। तो इन्होंने कहा कि जी हम इस पूरे रीजन में हमारी सिक्योरिटी मिलिटेंसी की वजह से क्या हो रही है, हर्ट हो रही है, कंप्रोमाइज हो रही है। तो वी शुड फॉर्म अ ट्राइलेटरल फोरम जहां पर हम साथ में मिलकर रीजनल जो वो है मसाइल है या रीजनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस है उसको क्या कर सके, डील कर सके। तो ये अभी 2023 की में इन्होंने बनाई। अब आप देखो कि जब आपने ये भी बना लिया तो फिर क्या ऐसा
मसला था कि आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उस टाइम सुन रहे होंगे ना कि जब आपने ये रिसेंटली बनाए 2003, और पहली बार इसका जो पहला जो मीटिंग है वो भी हुई बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। तो फिर ऐसा क्या किया चाइना ईरान ने कि जी वो हमला करने लगे हमारे ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि वाई ईरान एक्चुअली अटैक्ड पाकिस्तान, जो हमारा, और फिर इसकी हम इम्प्लीकेशन देख लेंगे पाकिस्तान के ऊपर भी और रीजन के ऊपर भी। ठीक है, चाइना में टेररिज्म होता है वो भी ईरान से मतलब वो पूरे वो उसके अंदर ना पूरा का पूरा रीजन आ जाता है। उसके अंदर आपका अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान इन्वॉल्व है, से इंसिडेंट्स सारे इस पूरे एरिया के लिए उधर भी जाते हैं। ठीक है, और खास करके उनकी सेफ हेवन जो है वो अफगानिस्तान। ठीक है, तो सवाल है जी वाई ईरान अटैक्ड पाकिस्तान। वाई ईरान अटैक्ड पाकिस्तान। अब यहां पर ना माइकल कुगलमैन साहब, ये आपने याद रखना है अगर आपने करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो मोस्ट रिलेवेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना आपके या एनालिस्ट हैं, उनको आपने कोट करना है। तो अगर आपको इस रीजन में जो मोस्ट रिलेवेंट बंदा है ना वो है माइकल कुगलमैन। ठीक है, माइकल कुगलमैन जो है उसके मुताबिक इस क्राइसिस का रूट काज क्या था, ये जो क्राइसिस हुए पाकिस्तान और ईरान के बीच में, इसका रूट काज क्या था, व्हाट वाज द फाउंडेशन। तो माइकल कुगलमैन साहब लिखते हैं ईच साइड हार्बर्स वायलेंट एक्टर्स दैट टारगेट द अदर। हर साइड पर, पाकिस्तान की तरफ भी ईरान की तरफ भी, ऐसे वायलेंट एक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान, ईरान से पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं और पाकिस्तान से ईरान के ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, तो हर साइड से क्या है, ऐसे वायलेंट एक्टर्स मौजूद है। फिर वो क्या कहता है, बट फॉर ईरान टू ट्राई टू एड्रेस दैट विद अ स्ट्राइक ऑन इट्स न्यूक्लियर आर्म्ड नाइबर एट अ मोमेंट व्हेन वाइडनिंग इंस्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट इज ऑलरेडी इंपीरियलिंग ईरान सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेकलेस मूव। वो क्या कहता है, ऐसा टाइम जब आपका मिडिल ईस्ट जो है, जो आपका मिडिल ईस्ट है वो उधर इंस्टेबिलिटी चल रही है, क्योंकि उधर इसराइल हमास की जंग चल रही है, उधर हौथी वर्सेस यूएसए की जंग चल रही है। तो ऐसे टाइम पर आप मिडिल ईस्ट में जो ऐसी सिचुएशन है, क्योटिक और अनार्की फैली हुई है, ऐसे टाइम पर आप एक अपने नाइबर न्यूक्लियर पावर, सबसे बड़ा मसला ये न्यूक्लियर पावर कंट्री है, उसके ऊपर जब आप हमला करते हो, ये ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है और पूरे रीजन के इंटरेस्ट में भी नहीं है। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट के अंदर कौन सी इंस्टेबिलिटी चल रही है, कौन सी क्योस चल रहा है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब हम पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिडिल ईस्ट भी पढ़ लेंगे और सऊदी ईरान अप्रोचमेंट भी जब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जी आपके जो एजाज चौधरी साहब हैं, आप यू नो हिम, अगर आप न्यूज वगैरह सुनते हैं, ही इज द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। तो एजाज चौधरी साहब के मुताबिक ये जो नीचे वाले दिए गए वो है रीजन से कि ये वो रीजन बने जिसकी वजह से ईरान ने क्या किया है, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। तो नंबर 1 रीजन जो एजाज चौधरी साहब बताते हैं हमें, वो है ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड ईरानियन मसल फ्लेजिंग। अब आप देखो, पहले ईरान क्या था, आइसोलेशन का शिकार था। ईरान वाज द विक्टिम ऑफ आइसोलेशन। कैसे, यूएस सैंक्शंस लगे हुए थे उसके ऊपर। ठीक है, यूएस सैंक्शंस की वजह से वो आइसोलेशन का शिकार हुआ। अब हमने कल क्या पढ़ा कि रिविजनिस्ट पावर जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं, यही पढ़ा ना हमने। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ईरान की ये आइसोलेशन किसने खत्म करवाई, पहले चाइना ने। क्या साइन की उसने, चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, पहले तो चाइना ने खत्म करवाई, उसके बाद किसने, इंडिया ने। जब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यह कहा कि जी मैं ईरान से ऑयल खरीदूंगा, भले वेस्टर्न्स जो है और आपके यूएस जो है वो मेरे सैंक्शंस लगे हो या ना हो, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट में यह है कि मैं ईरान से तेल लूं। और आपके यूएसए ने इंडिया को वेवियन भी दिया कि जी ठीक है आप ईरान से ऑयल खरीद सकते हैं।
ठीक है, तो दूसरा कंट्री कौन था? इंडिया। तीसरा कंट्री कौन बना जी? आपका रशिया। कि रशिया ने हमेशा ईरान के साथ क्या रखे? अच्छे ताल्लुकात रखे। ठीक है, उसके बाद चौथा जो कंट्री बना वो बना सऊदी अरब। अब यहां पर सवाल है सऊदी अरब कैसे बन गया? सऊदी अरब ने क्या की? सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट मेडिएटेड बाय इंडिया और चाइना। तो सऊदी ईरान की जब रिप्रोचमेंट हुई, तो जब सऊदी आता है रिप्रोचमेंट के अंदर, तो याद रखें तो सऊदी के साथ साथ आपके के पूरे जीसीसी कंट्रीज आते हैं। जीसीसी कंट्रीज में कौन होते हैं? यूएई वगैरह सारे के सारे कंट्रीज जो हैं। तो उन सब ने भी एक किस्म की वो जो एक आइस थी यूएई के और ईरान के बीच में, एक आइस बनी हुई थी ईरान और आपके जॉर्डन के बीच में, वो आइस क्या हुई? मेल्ट होने लगी। जब वो आइस मेल्ट हुई ना, तो ईरान क्या 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 हुआ? ईरान उस रीजनल आइसोलेशन से बाहर निकला। और उसके बाद सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन ये निकली आपकी ब्रिक्स एक्सपेंशन। क्या निकलेगी? ब्रिक्स एक्सपेंशन। अब आपको पता है ये भी हम पढ़ेंगे ब्रिक्स क्या है और कैसे वो दुनिया के अंदर चेंजेस ला रहा है, हमारा टॉपिक है। पर अगर हम ब्रिक्स एक्सपेंशन को देखें, तो ब्रिक्स एक्सपेंशन में कौन इंक्लूड हुआ इस बार? ईरान। ईरान हो गया ना। अब हम जब कहते हैं कि ब्रिक्स जो है वो दुनिया की मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज का क्या है? एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, कल भी हमने डिस्कस की थी। हाँ, तो जब ये पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स का एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज की ग्रुपिंग का हिस्सा बना ईरान, वो ग्रुपिंग जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को क्या कर रहे हैं? सेटन कर रहे हैं। तो जब इसमें वो घुसा, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो उसने फिर रीजन को यह बताने की कोशिश की कि इस रीजन का जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो कौन है? वो ईरान। अब अगर हम तारीख को देखें ना, तो ईरान कभी भी अगर आप देख लें, तो जब भी उसको ये चांस मिला है ना, उसको ये एक ओपन ग्राउंड मिला है, उसने अपनी अथॉरिटी बनाने की कोशिश की है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी और साउथ एशियन रीजन के अंदर भी। ठीक है, यह तो वो फंसा हुआ है किसके थ्रू? सैंक्शंस के थ्रू। पर जैसे ही वो सैंक्शन से निकलता है, तो वो क्या करता है? अपनी अथॉरिटी बनाने की कोशिश करता है। तो एजाज चौधरी साहब के मुताबिक पहला रीजन कौन सा बना ब्रिक्स एक्सपेंशन में? आपके ईरान की इंक्लूजन। ठीक है, दूसरी चीज जी, सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट। दूसरा मसला क्या था जी? सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट। अब देखें तो आप मुझे बताओ, एक कोल्ड वॉर सी चलती है जिसको हम कहते हैं मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर। क्या कहते हैं? एक तो है ना कि कोल्ड वॉर जो आपकी रशिया यूएसएसआर और यूएस के बीच में हुई थी। एक है मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर। तो मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर क्या है? एससी कॉलेज के ऊपर किताब भी लिखी हुई है, द मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं टाइम है तो पढ़ लें। तो मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर जो है वो क्या है? इट इज अ कोल्ड वॉर बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं? काउंटर करने की कोशिश करते हैं। दो बड़े आर्क एनिमीज मिडिल ईस्ट के अंदर कौन है? एक सऊदी और दूसरा ईरान। तो अब हुआ क्या? जब इन दोनों की रिप्रोचमेंट हो गई ना, तो ईरान को एक ओपन स्पेस मिल गया है कि अब सऊदी अरब जो है वो मेरे खिलाफ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि पहले जैसे ही मिडिल ईस्ट में अपने पांव मजबूत करने की कोशिश करता था ईरान, तो सऊदी अरबिया उसको सिनप कर देता था, उसको रोक देता था। इसकी मिसाल ले लें, जैसे ही ईरान और कतर के, आपको याद होगा, रिलेशंस बेहतर होने शुरू हो गए, तो सऊदी अरब ने क्या किया? सऊदी अरब ने कतर को जीसीसी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात खत्म करवा दिए। किसके नाम पर? टेररिज्म के नाम पर, जिसको हम कहते हैं कतर ब्लॉकेड। उसको क्या कहा जाता है? कतर ब्लॉकेड। तो कतर ब्लॉकेड करवा दी। क्यों करवाई? कि उसके रिलेशन ईरान के साथ बेहतर हो रहे थे और वो ईरान को सपोर्ट कर रहा था। तो जैसे ही उसके रिलेशन बेहतर हुए, तो ईरान और कतर को आइसोलेट करके ईरान से कतर को फिर क्या किया? सऊदी अरब ने अलग करने की कोशिश की। और फिर एक नेक्सस बना हुआ था इसराइल का, यूएसए का, सऊदी अरबिया का और यूएई एंड सो ऑन, जो कि ईरान को मसल फ्लेजिंग नहीं करने दे रहे थे मिडिल ईस्ट के अंदर। अब जब से उनकी रिप्रोचमेंट हुई है, तो सऊदी अरबिया जो है उसके साथ यूएई वगैरह सारे के सारे कंट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली ईरान के साथ रिलेशन अच्छे बना रहे हैं अपने। तो उसको फिर क्या मिल रहा है? एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि जी मैं कुछ भी कर रहा हूं। तीसरी पॉइंट एजाज चौधरी कहता है कि जी
चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन ईरान, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन ईरान, चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, $420 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है पूरे के पूरे ईरान के अंदर। अब आप देखो इस वक्त भी अगर ईरान की इकोनॉमी को देखोगे ना तो इकोनॉमिक क्राइसिस से वो गुजर रहा है। ईरान के अंदर क्या है जी, इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आप देखोगे अभी आप जाकर पढ़ो ईरानियन इकोनॉमी को, इट इज गोइंग थ्रू अ मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस। अब उसको डील करने के लिए जब चाइना ने उसके साथ डील की ना, तो अब आप देखो जब आपके साथ सीपेक साइन किया चाइना ने, तो आपने कहा कि ये हमारे लिए गेम चेंजर होगा। और सीपेक की टोटल वर्थ क्या है, 40 से 50 बिलियन डॉलर्स। इधर उसने क्या किया है, $420 बिलियन की डील की है। और इसके अंदर वो उनसे क्या लेगा, ऑयल भी लेगा, और इसके अंदर वो उनसे क्या कराएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेगा। तो ईरान जो है बेसिकली क्या हो रहा है, उसकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है। और हिस्ट्री इस चीज की विटनेस है कि जब जब ईरान की इकोनॉमी मजबूत हुई है, ईरान जो है इस रीजन के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश की है उसने। इसकी मैनिफेस्टेशन आप JCPOA जब उसने साइन की थी, ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम कहते हैं, जब उसने वो साइन की थी अमेरिका के साथ और वेस्टर्न नेशंस के साथ, तो जैसे ही वो आइसोलेशन से निकला था, फिर से उसने क्या करना शुरू कर दिया था, मिडिल ईस्ट में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। फिर ट्रंप आ गया और उसने उसको रोक दिया, क्या कहते हैं, सेंक्शन से थ्रू। ठीक है। चौथा रीजन है जी, पाकिस्तान एवर्जन टू कंटिन्यू ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। आप सबको पता है कि एक गैस पाइपलाइन साइन हुई थी, IP गैस पाइपलाइन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं जी, IP गैस पाइपलाइन। IP गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। अब ये जब हमने बनाई थी ना, हमने कहा था कि जी हमारे जो गैस के जो प्रॉब्लम्स है वो इससे दूर हो जाएंगे। आजकल भी आप देख रहे हो कि लोड शेडिंग हो रही है गैस की बड़ी, आप सब महसूस कर रहे होंगे जो जो घरों में रहते हैं। गैस का इशू चल रहा है जी। हमने कहा कि जी हम ईरान से सस्ती गैस लेंगे, और ईरान को कहा कि जी आपने ये गैस पाइपलाइन लेकर आ जाए। ईरान ने क्या किया, अपने साइड से पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया, वो पाइपलाइन बनाई, और वो पाइपलाइन लेकर आ गया किधर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब आई जो बारी है वो किसकी आ गई, पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान जो है वो अपनी पाइपलाइन बनाए और ट्रेड शुरू हो जाए, हमारा गैस का जो भी एक्सचेंजेस है वो शुरू हो जाए। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कहा कि जी हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने क्या किया जी, हम नहीं कर सकते। अच्छा, रीजन है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपके ट्रंप साहब ने सैंक्शंस लगा दिए किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो जी हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले JCPOA साइन हो गई थी, सारी दुनिया उसके साथ ट्रेड कर रही थी, हम भी कर रहे हैं। पर जैसे ही हमें लगा कि जी नहीं, सॉरी, हमने कहा जी हम नहीं कर सकते, फिर हमने उस मामले को क्या किया, लटकाए रखा। आज बनाते हैं, कल बनाते हैं, परसों बनाते हैं, वो चला 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 चला। अब जब ये PDM की हुकूमत थी, जब PDM की हुकूमत थी और आपके मुसद्दिक मलिक साहब जब इस ऑयल एंड गैस के जो वो थे मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जी हम जो है वो आपके साथ पाइपलाइन ये नहीं बनाना चाहते। इसके ऊपर ईरान ने ये भी कहा कि जी मैं आपको ICJ लेकर जाऊंगा, क्योंकि आपने हमारे साथ रिटन डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, हमारा पूरा का पूरा एग्रीमेंट हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं। तो एजाज चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की ये जो डिसकंटिन्यूटी है इस IP गैस पाइपलाइन की, ये भी एक रीजन बना किसका, कि एक नफरत सी या एक एमरजेंसी क्रिएट हुई किसके अंदर, ईरान के अंदर। दूसरा एक बहुत बड़ा तेहरान बेस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट है मोहम्मद मरंदी, इसका नाम अपने पेपर में लिखना है, मोहम्मद मरंदी। तो मोहम्मद मरंदी साहब कहते हैं Pakistan's discontinuity with IP gas pipeline can be a cause of Iranian attack on Pakistan। और ये तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रोफेसर भी है। तो मोहम्मद मरंदी साहब फरमाते हैं कि जो बेसिकली जो रीजन है ना वो ये है कि ईरान की आपने गैस पाइपलाइन बंद कर ली, जिससे ईरान आपसे क्या हो गया है, खफा हो गया है कि जी पहले आपको जरूरत थी तो आपने बनवा ली, जैसे ही दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ा तो आपने भी उनके साथ अपना मुंह मोड़ लिया। उसके बाद दूसरा मसला, प्रेशर ऑन ईरानियन लीडरशिप ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज इन ईरान।
ईरानियन लीडरशिप जो है ना, अब ये मलिया लोधी साहिबा का आर्ग्यूमेंट है बेसिकली। मलिया लोधी साहिबा कहती हैं जो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया ना, उसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि आपके जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसका प्रेशर गया है पूरी की पूरी ईरानियन गवर्नमेंट के ऊपर। अब कैसे? ये याद रखें कि ईरान जो है ना, उसकी जो आयतुल्लाह खामनेई है, अली खामनेई, आयतुल्लाह तो अली खामनेई, और ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड IRG, ठीक है, वो जो है अपने आप को पेश करते हैं समथिंग मोर देन लाइफ। मतलब कहते हैं कि हम जो है वो एक बड़ा एस्टेब्लिश पावर है और हमारा बड़ा कंट्रोल है हमारे यहाँ पर, ठीक है। पर हुआ क्या, कंटिन्यूसली जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती गई ईरान के अंदर। इसकी सबसे बड़ी जो मैनिफेस्टेशन है वो करमान है। क्या है जी? करमान इंसिडेंट। क्या कहते हैं इसको? करमान, करमान इंसिडेंट। ये जो करमान इंसिडेंट है, इसके अंदर कोई 90 से 100 लोग जो है, 94 से 100 लोगों तक क्या हुई, डेथ हो गई किसकी? ईरानियन नेशनल की। और 294 लोग जो है वहां पर क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। एक बहुत बड़ा एक सानिया हुआ ये अभी आपके ईरान के अंदर। तो इससे क्या हुआ, और इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन पर हमले हुए इसी मंथ के अंदर, ठीक है। जब ये सारे के सारे अटैक्स हो रहे थे तो एक प्रेशर डेवलप हुआ किसके ऊपर? ईरान की गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर, कि जी आप लोग जो है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। अब मलिया लोधी कहती है कि ईरान ने फिर क्या करना था, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना था और अपने लोगों को भी उसमें मैसेज देना था, ईरान ने, ईरानी गवर्नमेंट ने, कि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज है कि हम किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कहीं पर भी रोक सकते हैं। तभी वो सीरिया के ऊपर भी हमले कर रहा है, तभी वो इराक के ऊपर भी हमले कर रहा है, तभी वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर रहा है। बेसिकली ईरान वांट्स टू गिव कॉन्फिडेंट हिट्स पीपल इन मार्केट के जी आपको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और देखें हमने जो है जैश अल अदल को क्या किया, हमला कर दिया किधर? पाकिस्तान के अंदर। अब ये जैश अल अदल, ये जो करमान के अंदर जो हमला हुआ था ना, इसको क्लेम किसने किया था? ISK ने। ISK मैंने आपको बताया कि जैश अल असद की जो अदल की जो एफिलिएशन है वो किसके साथ है? ISK के साथ, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या दिखाया, ईरान ने अपने अवाम को, अपने लोगों को, कि जी हमारे पास क्या है, इतनी कैपेबिलिटीज है कि हम कहीं पर भी, वो भले पाकिस्तान के अंदर हो, इराक के अंदर हो या सीरिया के अंदर हो, हम उनको वहां पर निशाना बना सकते हैं। तो एक रीजन जो है इस मिसाइल क्राइसिस का, वो मलिया लोधी साहिबा के मुताबिक क्या है, ये क्वेश्चन, ठीक है। आप उनको इनको कोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि मलिया लोधी इज अ ग्रेट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन ईरान, अब आप देखिए क्या हो गया, अब अगर हम देखें कि चाबार पोर्ट के अंदर, पूरे चाबार पोर्ट को, ठीक है, कौन डेवलप कर रहा है? बेसिकली इंडिया। तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है ईरान के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी, मैंने कल भी आपको बताया था, और हम इसके ऊपर बात करेंगे, जब लिखा नहीं हुआ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, INSTC, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ये ईरान, इंडिया एंड रशिया जो है और दूसरे कंट्रीज आपस में मिलाकर बना रहे हैं कि जी हम मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करेंगे किसके साथ? सेंट्रल एशिया के साथ और अल्टीमेटली रशिया के साथ, ठीक है। और फिर हम इधर से यूरोप की तरफ से रास्ता निकालेंगे। अब वो कहां से गुजर रहा है? चाबार से। अब बेसिकली मिडिल ईस्ट को वैसे हमने कोशिश की थी कि हम मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करें किसके थ्रू? गवादर के थ्रू। किसके साथ? सेंट्रल एशिया के साथ, सीपेक, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया, एक राइवल पोर्ट बनाने की कोशिश की चाबार को, कि चाबार की अगर आप वो पोजीशन देखें तो, अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहां पर ही देख लें, एक सेकंड मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इस जगह पर, ये वाली जो जगह है, यहां पर है आपका क्या?
गवादर इस जगह पर गवादर है, और इधर ही क्या है, जहाबार। तो यहां से कनेक्ट करो मिडिल ईस्ट को, या यहां से करो मिडिल ईस्ट को। तो पाकिस्तान का ये था कि जी मैं मिडिल ईस्ट को यहां से कनेक्ट करूंगा इधर, और यहां से फिर वो अफगानिस्तान के थ्रू चले जाएंगे इधर सेंट्रल एशिया, ठीक है। और आपका अब इंडिया क्या कर रहा है, वो यहां से कनेक्ट करवा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम देखें, यहाँ पर मैप पूरा नहीं है तो मैं आपको दिखाता, इधर इधर ही इंडिया है, जहां पर मुंबई पोर्ट है। क्या पोर्ट है? मुंबई पोर्ट। तो अगर आप मुंबई पोर्ट को भी देखोगे तो वो भी इधर ही है। तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, अब मुंबई पोर्ट कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, यहां से ये कनेक्ट कर रहा है, फिर ईरान है ये सारा, तो ईरान से सीधा किधर चले जाएंगे हम, तुर्कमानिस्तान, सेंट्रल एशिया, फिर रशिया आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कनेक्टिविटी हो रही है चाबार के ऊपर, इसका मेजर प्लेयर कौन है, वो है इंडिया। तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो होती जा रही है आपकी ईरान के लिए, वो एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही है किसके बीच में, पाकिस्तान और ईरान के बीच में। अगर हम इसमें देखें तो इंडिया, आपके जो इंडिया है उसने साइन की थी ईरान के साथ $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाबार पोर्ट, जहां पर वो चाबार स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। क्या कहते हैं उसको, चाबार स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सिमिलरली जैसे सीपेक के अंदर इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, ऐसा ही उन्होंने क्या किया है कोशिश कि हम चाबार के अंदर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दे, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, चाबार पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड वाज अ ट्रांजिट रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। फिर वो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिलाते हैं। अब आपको पता होगा कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। एंड अशरफ गनी बिफोर द टीटीए गवर्नमेंट, अशरफ गनी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। अशरफ गनी जो था वो टिल्ट था उसका किसके तरफ, इंडिया की तरफ। तो अशरफ गनी आपकी ईरान इंडिया मिलकर पूरे रीजन को क्या बना रहे थे, एक कॉरिडोर में तब्दील कर रहे थे, और वो किसके अगेंस्ट था, पाकिस्तान के सीपेक के अगेंस्ट था, ठीक है। फिर आपकी एंट्री होती है किसकी, चाइना की। फिर आपकी एंट्री होती है किसकी, चाइना की। तो चाइना ने जब ये डील साइन की ना, चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो फिर सीपेक को कनेक्ट करवा दिया किसके साथ, चाबार के साथ। जी आप दोनों लड़ो नहीं, आपस में मिलकर सिस्टरली पोर्ट्स बना लेते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिस्टरली पोर्ट्स। और फिर उसके बाद अब अभी आप देख रहे हो कि ईरान जो है वो हमारे यहां आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किधर, सीपेक के अंदर। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द टॉपिक ऑफ सीपेक, ठीक है। ईरान में सिर्फ वो वाला पोर्ट ही है, सॉरी चाइना ने ईरान में नहीं, वो पूरे के पूरे ईरान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। पहली तो उसका जो एक हिस्सा है उस इन्वेस्टमेंट का जो चाइना करेगा वो है ऑयल डील, कि 25 सालों के लिए वो उनको मुफ्त जो है, वो मुफ्त नहीं मतलब 30% कम रेट पर, मार्केट प्राइसेस है 30% कम रेट पर उसको ऑयल भेजेगा ईरान चाइना को। और दूसरा वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेगा जिसे सीपेक नहीं कर, पूरे ईरान को बनेगा। वहां पे जैसा हमारे यहाँ पे कॉरिडोर है पाकिस्तान में, वहां पे भी ऐसा कोई चाइना कॉरिडोर बना है? ये कॉरिडोर ही है ना, एक किस्म का चाबार कॉरिडोर ही है, चाबार के अंदर पूरा जी। चाबार ईरान के कंट्रोल में, चाबार एक बहुत बड़ा सिटी है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। अब अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया ने शाहिद बिश्ती पोर्ट पर, क्या नाम है उसका, शाहिद बिश्ती पोर्ट, शाहिद बिश्ती पोर्ट पर 15 जनवरी 2024 को इंडिया एंड ईरान फाइनलाइज एग्रीमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्टर्न ईरानियन पोर्ट सिटी ऑफ चाबार। के शाहिद बिश्ती पोर्ट पर ईरान के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया। उधर कंट्रोल होगा किसका, इंडिया का। सिमिलरली आपका जो चाइना है वो भी अपना सिस्टम बना रहा है उधर। उसके बाद ही लास्टली जो लास्ट रीजन बनता है इन सब पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक, वो बनता है द रोल ऑफ इसराइल टू काउंटर ईरान थ्रू टेरर ग्रुप सिचुएटेड नियर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। अब ईरान, मोहम्मद मरंदी साहब ये क्लेम करते हैं कि बेसिकली ये अटैक करके ना, ये जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके इसराइल, ईरान ने किसको दिया है मैसेज, इसराइल को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ईरान के खिलाफ इसराइल जो है वो पे कर रहा है जैश अल असद को, इराकी कुर्द सेपरेटिस्ट को और आईएस के लोगों को वो पेमेंट्स कर रहा है कि आप इंस्टेबिलिटी फैलाओ किधर, ईरान के अंदर, और ईरान के ऊपर आप क्या करो, हमले करो।
ठीक है। तो बेसिकली हमला करके जैश उल अदल पर उसने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, बेसिकली उसने किसको दिया है, इसराइल को दिया है कि आप कहीं से भी प्रॉक्सीज बनाकर मुझ पर हमला करने की कोशिश करोगे तो मैं वहां पर जाकर उनको स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता हूं। ठीक है। तो ये सारे रीजन थे जिसको हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान ने इन वजूहात की वजह से क्या किया, अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है। डायरेक्ट भी तो उधर अटैक कर सकता है, तो उसने पाकिस्तान पे कर ली। इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। जब उसने इजराइल को आंसर देना है तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं कन्फ्रंटेशन करना? नहीं, इसराइल के अंदर नहीं है ना जैश उल अदल। जैश उल अदल किधर है, उसका ठिकाना किधर है? उसका ठिकाना तो पाकिस्तान के अंदर है ना। वो वैसे तो मैं ये आप कह रहे हैं कि उसका रोल है, बेसिकली वो उनको डिटेन करना चाह रहा है, तो वो देखिए, अब ये भी समझ लो, ये याद रखें कि ईरान ने ना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करता, ईरान लड़ता है अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू। आप इसी टाइम, मैंने तभी आपको कहा ना कि आप इसको ना, इस हमले को सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, आप इसको पूरे रीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें। अब ईरान कैसे लड़ रहा है? ईरान एट द वेरी सेम टाइम हिजबुल्लाह से अटैक करवा रहा है ना इसराइल के ऊपर, हिजबुल्लाह अटैक कर रही है, और एट द वेरी सेम टाइम वो हौथियों से अटैक करवा रहा है किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर। कर कौन रहा है? बेसिकली ईरान ही कर रहा है ना, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, पर प्रॉक्सीज तो उसकी है और दुनिया को पता है कि उसकी प्रॉक्सीज है। समझ लिया? अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की जो इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के अंदर क्या आ सकती है, मतलब कौन से इंपैक्ट्स आ सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। सबसे पहले यहां पर ना एक सेक्टेरियनिज्म की फिजा क्रिएट हो सकती है, शिया वर्सेस सुन्नी डिवाइड हो सकता है। ये याद रख लें, आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर ना ये जो शिया सुन्नी डिवाइड आता है ना, सेक्टेरियनिज्म आता है, ये बेसिकली आता है ईरान और सऊदी अरबिया की जब भी कन्फ्रंटेशन हुई है एक साथ, तो प्रॉक्सीज का जो बैटल ग्राउंड बना है वो कौन बना है? पाकिस्तान। ईरान सपोर्ट करता है हमारे शिया हजरात को, ठीक है, और आपका सऊदी अरबिया हमारे मौलवी हजरात को जाकर सपोर्ट करता है। तो उनके जो मौलवी हैं, हमारे बड़े बड़े सो कॉल्ड स्कॉलर्स, वो सऊदी अरबिया का नैरेटिव बेचने की कोशिश करते हैं। जो हमारे जाकिरीन हैं और ईरान सॉरी ये शियाओं के जो भी लोग हैं, वो किसका नैरेटिव बेचने की कोशिश करते हैं? ईरान का। और प्रॉक्सी और बैटल ग्राउंड कौन बन जाता है? पाकिस्तान। अभी भी आप देख लो, इस वक्त भी देख लो, जैसे ही ईरान का हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, सबसे पहले आपका जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया किसने किया? आपकी सुन्नी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने या पार्टीज ने। जमात इस्लामी वाले निकल आए कि ये मसला हो गया। बेसिकली वो इसलिए नहीं थे इतना जल्दी, वो इसलिए नहीं निकले कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी हर्ट हुई, बेसिकली ईरान ने की। और ईरान क्या है? एक शिया कंट्री है, जो हमारी सेक्टेरियनिज्म। तो पहला इंपैक्ट ये आ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियनिज्म को हवा मिल सकती है, क्योंकि वो उधर से प्रॉक्सीज खेलेंगे, वो उधर से प्रॉक्सीज खेलेंगे, पाकिस्तान क्या बनेगा? बिला वजह का बैटल ग्राउंड बन जाएगा। दूसरा है जी, देखिए हमारा ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पहले से ही डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर देख लो, उधर मसाइल चल रहे हैं। इंडिया हमारा ट्रेडिशनल एनिमी है, ईस्टर्न बॉर्डर हमारा उधर फंसा हुआ है, तो एक और बॉर्डर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। तो फिर क्या होगा? तो आपके पूरे के पूरे जो भी नाइबरिंग कंट्रीज हैं, उन सबके साथ आपके इश्यूज। अगर ये एक्सकेलेट हो जाता, जो कि नहीं हुआ और नहीं होगा, यहां पर ये खत्म हो गया। ये मामला जो था यहां पर, ये ध्यान में रख ले, कुछ नहीं होता इसके आगे, ये खत्म हो गया करके। पर अगर ये एक्सकेलेट हो जाए, अगर ये एस्केलेट हो जाए, तो आपका फिर ईरान के साथ भी बॉर्डर इशू हो गया, आपका अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर इशू हो गया, आपका इंडिया के साथ भी बॉर्डर इशू हो गया, इधर कश्मीर के ऊपर अगर अलग से आपका मसला चल रहा है, तो सिर्फ एक कंट्री रहा आपके पूरे के पूरे नाइबरिंग कंट्रीज में, चाइना जिसके साथ आपका मसला नहीं है, बाकी हर जगह पर आपके इश्यूज है। तो क्या पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, ठीक है, और पाकिस्तान के लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि उनके 3 बॉर्डर्स जो है वो डिस्टर्ब हो और आपके किसी भी नाइबरिंग कंट्री के साथ ट्रेड नहीं हो? वी कैन नॉट अफोर्ड। उसके बाद अगर हम देखें हॉल्ट टू पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। अब देखिए पाकिस्तान अपनी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे वर्कशॉप के अंदर, जब हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे तो उसके अंदर जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी भी है। तो अगर आप देखोगे ना जियो इकोनॉमिक्स को, तो जियो इकोनॉमिक्स की जो फाउंडेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो है रीजनल कनेक्टिविटी। वो क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी। अगर आप रीजनल कनेक्टिविटी वाले हिस्से को देखो, तो अफगानिस्तान से आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर इनस्टेबिलिटी है, ठीक है।
आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, वहां से आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इंडिया आपका ट्रेडिशनल एनिमी है। ठीक है, अब अगर आप चाइना के साथ की तरफ से जाना चाहो तो अब वहां पर भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वहां पर भी क्या है, जंग चल रही है। तो क्या पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसी है, जिसका बेसिस और फाउंडेशन जो है मुहित पीरजादा के साथ, आप ही वाज व्हाट, मुहित पीरजादा नहीं, मुहित यूसुफ वाज फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जिसने आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, जिसने आपकी फॉरेन पॉलिसी को जियो पॉलिटिक्स से चेंज करके क्या बनाई, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ लेकर आएगा, उसके मुताबिक रीजनल कनेक्टिविटी के बगैर आप कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। तो आपकी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी जो है वो हार्ड हो जाएगी, और ये आपको ज्यादा समझ आएगा जब मैं आपको दो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, एक तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान और दूसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड रीजनल कनेक्टिविटी, जो हमारा टॉपिक है। तो आपको मैं मैप्स पर समझाऊंगा कि कैसे जियो इकोनॉमिक डिस्टर्ब होती है अगर ईरान के साथ पाकिस्तान का मसला हो रहा है। उसके बाद जी ये क्या एक विन सिचुएशन नहीं है आपके इंडिया के लिए, जो वो हाइब्रिड वॉरफेयर हमारे यहां पर चलाने की कोशिश कर रहा है। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर को। तो जो वो हाइब्रिड वॉरफेयर फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो कुलभूषण यादव को ईरान के अंदर बिठाकर पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये इंडिया जो है इस चीज में विन कर रहा है? और इंडिया की हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे बड़ा जो कॉन्टूर है या फीचर है वो ये है कि हमें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली क्या करना है, दुनिया से आइसोलेट करना है। और ये भी याद रखें कि ईरान ने पाकिस्तान की हमेशा हिमायत की है कश्मीर इशू के ऊपर भी। ठीक है, ईरान हमें सपोर्ट कर, ठीक है, ओआईसी के अंदर भी उसने हमारी सपोर्ट की है। तो ये सारा कुछ करके हमें वो डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट ईरान से मिलती है हमारी, वो चली नहीं जाएगी। तो ईरान जो इंडिया है वो हाइब्रिड वॉरफेयर की जो अपनी टेक्निक है वो अप्लाई करके पाकिस्तान को क्या कर रहा है, बेसिकली रीजन से आइसोलेट कर रहा है। तो वो कामयाब भी हो रहा है। अब आप देखो पाकिस्तान और आपके जो अफगानिस्तान की हुकूमत के जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपने अब ये जो भी है हम कह रहे हैं जो वो है एस्केलेट हो गई है सिचुएशन भी, और उनके जो वो है फॉरेन मिनिस्टर है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तान हमारा नाइबरिंग कंट्री है, ब्रदरली कंट्री है, वगैरह वगैरह अच्छे मैसेजेस दिए जब हमने उनको मिला करके दिखाया। उसके बाद कांग्रेस साहब ने कहा कि जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भाई है वगैरह, भाई तो हमने कर लिया। पर क्या ये चीज यहीं पर डिफ्यूज हो गई? नहीं। क्या इसने हमारे और ईरान के बीच में रिलेशन के बीच में डेंजर नहीं डाला? बिल्कुल डाला। तो इंडिया क्या है, अपनी उस मोटिव में कामयाब होते हुए आपको नजर आ रहा है। उसके बाद बिलो टू सीपेक चाबार पोर्ट कॉर्पोरेशन, आपका ये ख्वाब था जी आप सीपेक और चाबार को क्या करोगे, साथ में मिलाओगे। अब वो नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम देखें ईरान अ क्लोज अलाय ऑफ चाइना, इट विल इंपैक्ट चाइना पाकिस्तान रिलेशंस। अब देखिए चाइना आपका भी बहुत बड़ा क्लोज अलाय है, ईरान का भी बड़ा क्लोज अलाय है। अब चाइना नेवर वांट्स कि जी पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन खराब हो, पर अल्टीमेटली उसको चूज करना पड़ेगा ना। अगर आपके बहुत ताल्लुकात खराब हो गए तो फिर आपकी और चाइना के रिलेशन को इंपैक्ट कर सकता है, वो आपकी रीजनल कनेक्टिविटी की पॉलिसी को इंपैक्ट कर सकता है, आपके सीपेक के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं उनकी ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकता है ये चीज। एंड लास्टली रैटिफिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईरान और पाकिस्तान ईरान एनर्जी कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान हमेशा ये समझता है कि मैं जितनी कॉर्पोरेशन ईरान से ले सकता हूं एनर्जी पर ले लूं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया से सस्ती एनर्जी हमें कौन दे सकता है? ईरान दे सकता है। अगर आप देखो ना, सऊदी अरब से इंपोर्ट करो, आप कतर से कर लो, तो आपको ट्रेवलिंग कॉस्ट भी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी पड़ती है। ईरान से ले लो, उनसे सस्ता भी देता है, और आपके पास आपका नाइबरिंग कंट्री है तो ट्रेवलिंग कॉस्ट वगैरह भी आपकी बचती है। तो एनर्जी सिक्योरिटी, जो एनर्जी सॉवरेनिटी है पाकिस्तान की, वो भी हर्ट होगी। तो ये सारे के सारे इंपैक्ट्स हो सकते हैं इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इस कॉन्फ्लिक्ट के। अब अगर हम बात करें रीजनल इंप्लीकेशंस की, तो रीजनल इंप्लीकेशंस क्या है जी ईरान और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की? तो पहली रीजनल जो वो है वो ये है कि जी आपने इसके ऊपर लिखना है कि एक एरे ऑफ स्ट्राइक्स एंड काउंटर स्ट्राइक्स की एक स्टार्ट हो गया है किधर, पूरे के पूरे रीजन के अंदर, फ्रॉम
नॉर्दर्न ईरान, इराक टू लेबनान टू पाकिस्तान टू रेड सी। ये मैंने आपको सारा समझा चुका हूं कि आपके ईरान ने हमला किया था इराक के ऊपर, ईरान ने हमला किया था सीरिया के ऊपर, ईरान और हिजबुल्लाह हमले कर रहा है किधर लेबनान के थ्रू, किधर इसराइल के अंदर, फिर आपके पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया, और फिर रेड सी के अंदर किसकी जंग चल रही है? यूएस एंड हौथीज की, यूएस एंड हौथीज की। तो अगर इसको वाइडर इंपैक्ट को देखो तो ये पूरे के पूरे रीजन को क्या कर दिया, इसने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, ये भी एक टर्म लिख लें, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ये जो ईरान ने अपने प्रॉक्सीज बनाई हुई है ना, अमेरिका के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, आपके इसराइल के खिलाफ, या इवन सऊदी अरबिया वगैरह के खिलाफ, इन प्रॉक्सीज को वो नाम क्या देता है? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद जी इसके रीजनल इंप्लीकेशन एससीओ के ऊपर है। ईरान एंड पाकिस्तान दोनों बोथ आर दी पार्ट ऑफ एससीओ, तो क्या ये एससीओ की हार्मनी को डैमेज नहीं करेगा? करेगा। उसके बाद अगर आप देख लें, चाइना बैलेंसिंग टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, अगर हम देखें चाइना के लिए मसला बन जाएगा पूरे रीजन के अंदर, जो हमने भी डिस्कस किया, वो रीजनल इंपैक्ट भी है, वो पाकिस्तान के ऊपर भी इंपैक्ट है। जब पाकिस्तान, चाइना क्या करेगा? तभी चाइना ने सबसे पहले कोशिश की कि जी आप हॉल्ट कर जाओ। अगर आप चाइनीज बयान देखो ना, चाइना ने जो बयान दिया इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो पहली बात उसने ये की कि डीएस्केलेट करो और हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या करवा लें, मेडिएशन करवा दे। क्योंकि चाइना को यह पता है कि ईरान और पाकिस्तान की लड़ाई मेरे लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर देगी मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूं ईरान को, पाकिस्तान को साथ में मिलाकर मैं काउंटर कर सकूं किसको? इंडिया यूएस के नेक्सस को, और यूएस की ग्रोइंग, जो यूएस की जो एक एस्टेब्लिश हेजेमनी है मिडिल ईस्ट को, उसके अंदर मैं क्या कर सकूं? काउंटर कर सकूं। तो इस चीज को क्या होगा? फॉल्ट आ जाएगा, डैमेज कर जाएगा। फिर ईरान इंडिया एक्सेलरेटिंग रिलेशंस, सॉरी, हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। अगर हम पूरे रीजन की देख लें तो आप रीजन में जो जो कॉरिडोर बन रहा है, बीआरआई को देख लो, बीआरआई का हिस्सा हो गया आपका सीपेक हो गया, आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया। ये सारे के सारे कॉरिडोर से रीजनल कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट को अगर सेंट्रल एशिया के साथ मिलना है तो वो या तो घूमकर मिल ले, जो कि बहुत बड़ा चक्कर लगता है, ठीक है, या तो फिर वो क्या हो, पाकिस्तान और ईरान के थ्रू जाए और सेंट्रल एशिया, और फिर सेंट्रल एशिया से रशिया, रशिया से सीधा चले जाए यूरोप। तो वो पूरी की पूरी रीजनल कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? कंप्रोमाइज हो जाएगा। उसके बाद ईरान इंडिया एक्सेलरेटिंग रिलेशंस, इंडिया और ईरान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, क्या वो पाकिस्तान के हक में इस पूरे रीजन में? जी बिल्कुल नहीं। और क्या वो इंडिया के, चाइना के हक में? चाइना के हक में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी फिर यूज करेगा ईरान को किसके खिलाफ? चाइना के ही खिलाफ। क्योंकि क्योंकि एक किस्म की पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन चल रही है चाइना, इंडिया एंड यूएस के बीच में। उसके बाद जी सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट एंड द रोल ऑफ पाकिस्तान। अब सऊदी और ईरान की जो रिप्रोचमेंट हुई है, अब इसमें पाकिस्तान कैसे फंस जाएगा? जब सऊदी अरब के ताल्लुकात ईरान के साथ खराब थे तो पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ठीक थे, सऊदी अरब के साथ भी ठीक थे। पाकिस्तान कैसे फंस जाता था कि सऊदी अरब की तरफ जाता था, सऊदी अरब कहता था कि जी ईरान की तरफ ना जाओ, ईरान की तरफ हम जाते थे, वो कहता था पहले ओआईसी में सऊदी अरब की डोमिनेंस खत्म करने में हमें मदद करो। अब जब वो दोनों ठीक हो गए तो हमारे ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। अब इसका ब्रांड सऊदी अरब भी हमें कह सकता है कि जी आप अब ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करो क्योंकि हमारे ठीक हुए। तो एक रीजनल इम्प्लीकेशन है। फिर पैलेस्टाइनियन फ्रीडम, तो इसके काउंस को भी क्या करेगा? ये सर्व करेगा। इस वक्त जब पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना चाहिए, मिडिल ईस्टर्न नेशन को एक साथ होना चाहिए और इसराइल की के खिलाफ रेजिस्टेंस का एक फाउंडेशन बनानी चाहिए, वहां पर एक ही इकलौता न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है जिससे थोड़ा सा कतराता है आपका इसराइल, वो और ईरान जो दूसरा उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो सपोर्ट कौन करेगा पैलेस्टीन का? उसके बाद इट कैन लीड टू यूएस पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी इन द रीजन, ये भी हो सकता है।
अब आप देखें, जब ईरान और यूएस का, ईरान और पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, बाइडेन साहब ने कैटेगरिकली किसको वो बनाया, क्या कहते हैं, विक्टिम बनाया पाकिस्तान को, और किसके खिलाफ बयान दिया? ईरान के खिलाफ। देखिए ईरान ही है ये, क्योंकि ये करता ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो उसका दुश्मन है, राइवल है, स्ट्रेटेजिक राइवल है इस पूरे रीजन के अंदर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जी, इट विल हर्ट द पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड ईरान कोलैबोरेशन इन द रीजन। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रीजन के अंदर पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड ईरान की कोलैबोरेशन हो जाए, जो कि काउंटर करे किसको? यूएस एंड इंडिया के नेक्सस को। अब क्या ईरान को जैसे काट लो तो रशिया के लिए और चाइना दोनों के लिए ये बड़ी मजबूरी बन जाएगी कि वो इस सारे सिनारे को कैसे हैंडल करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया ट्रायलेटरल, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, कि जब ट्रायलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट करते हैं, हम तीनों जो मिलकर हैं वो सिक्योरिटी को क्या करने की कोशिश करेंगे? बनाने की कोशिश करेंगे, पर वो नहीं हो सकता। अब वो आज भी क्या होगा, कब होगा? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिलेंगे मार रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ गया कि ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया, उसके रीजनल इंप्लीकेशंस क्या है और उसके पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, आई थिंक 2 मिनट की आप लोग ब्रेक ले लें और फिर हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, आप लोग जाए 2 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो वाटर क्राइसिस है उसको स्टार्ट करते हैं।